will retire at the right time. अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? बहुत सारे नाम हैं जो सामने आने लगे। उसमें सबसे पहला नाम है और वो है जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का नाम। ये नाम आपको मिल कहां से रहे हैं? सरकार के पास, एनडीए के पास इतनी संख्या है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कि वो जिसे चाहे बनवा सकती है कि भाजपा किसी को भी कोई चीज मुफ्त में नहीं देती है। मनोज सिन्हा दरअसल एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। लोकप्रियता तो है हाँ, उनकी। लोकप्रियता है। शशि थरूर डेफिनेटली एक अच्छा नाम है। 21 जुलाई को रात उस वक्त पूरे देश में खलबली मच गई जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का कारण तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य को बताया, लेकिन स्वास्थ्य कारण है कि नहीं एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन सबसे बड़े चर्चा का विषय ये बन गया कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। उनके इस्तीफे के बाद बहुत सारे नाम हैं जो सामने आने लगे। उसमें सबसे पहला नाम आया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जिस पर हमने ऑलरेडी कल चर्चा कर लिया कि वो क्यों नहीं बन सकते हैं देश के अगले उपराष्ट्रपति। इस वीडियो की लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो आप समझ लेना, देख लेना कि नीतीश कुमार क्यों नहीं बन सकते हैं। लेकिन केशव, आज मैं बहुत सारे नाम वापस लेकर आई हूँ जो मुझे लगता है कि शायद वो अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। उसमें सबसे पहला नाम है जो बिहार से ही है और वो है जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का नाम, जो काफ़ी चर्चा में है और सब कह रहे हैं कि शायद वो अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? ये नाम आपको मिल कहां से रहे हैं? पहले बाजार तो इन्हीं नामों से गर्म है। नहीं, पहले हमें यह भी सोचना चाहिए कि जो भी नाम है, क्या ये नाम फिल्म सिटी में उछाले जा रहे हैं, नोएडा फिल्म सिटी में, या ये नाम रायसीना हिल्स में उछाले जा रहे हैं? अगर रायसीना हिल्स में इन नामों पर चर्चा है तो इनको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। लेकिन यह नाम अगर फिल्म सिटी से उछलकर आ रहे हैं तो फिर इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। पहला नाम आज की फहरिस्त में आप जो ले रही हैं वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का आप ले रही हैं। जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा सदस्य हैं अभी, और शायद ये प्रीमाइस इसका ये होगा, रामनाथ ठाकुर के नाम की जो चर्चा हो रही है उसका एक कारण यह हो सकता है कि बिहार में चुनाव है। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के बड़े नेता थे। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्होंने उनको एक आवाज़ देने की कोशिश की थी, जिसको कंप्लीसन लालू प्रसाद यादव ने दिया अपने कार्यकाल में, तो कर्पूरी ठाकुर का जो लीनिएज है रामनाथ ठाकुर के साथ, उस वजह से, और बिहार में चुनाव होने हैं, इस वजह से शायद रामनाथ ठाकुर का नाम लिया जा रहा होगा। जब मैं ये बात करता हूं कि रामनाथ ठाकुर क्यों बन सकते हैं या क्यों नहीं बन सकते हैं, तो पहले एक डिस्क्लेमर लगा दूं कि सरकार के पास, एनडीए के पास इतनी संख्या है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कि वो जिसे चाहे बनवा सकती है। हालांकि इसमें क्रॉस वोटिंग भी होता है, तो एनडीए या फिर जो इंडी अलायंस है वो भी इस बात को समझ रहे होंगे और उम्मीदवारों के चयन में ये तमाम सावधानी और तमाम समीकरण का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन पहले मैं यह बताऊं आपको कि मुझे नहीं लगता है कि रामनाथ ठाकुर को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है अभी। और हाँ, उसके कारण मैं बताता हूं। पहली बात, रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के पुत्र जरूर हैं और उनकी बेदाग छवि भी है। लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, लेकिन कोई घोटाले का, कोई स्कैम का, किसी तरह का आरोप उन पर नहीं है, तो बेदाग है, क्लीन है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, बिहार से आते हैं, ये सारी बातें उनके पक्ष में जाती हैं। लेकिन कुछ बातें समझने की कोशिश कीजिए। कर्पूरी ठाकुर को पिछली बार ही 1 साल पहले इसी सरकार ने भारत रत्न दिया है। बिल्कुल। तो कर्पूरी ठाकुर से जितना माइलेज उनको मिलना चाहिए था, लेना था, वो ले चुके हैं। अब कर्पूरी ठाकुर के बेटे को राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति बनाकर उपकृत करते हैं, तो इसका कोई अलग से डिविडेंड मिल सकता है केंद्र सरकार को या सत्तावादी दल को? मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल होगा कि सोने पे सुहागा भी तो इसको बनाया जा सकता है ना। उन्होंने उनको इज्जत दी, पर और मान बढ़ा देना, इससे तो डबल फायदा मिल सकता है ना। वो जिसको चाहे उसको बना सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड इक्वेशंस पे गौर करें तो सत्तारूढ़ दल, खासकर भाजपा की जो कार्यनीति रही है, उनकी जो कार्यशैली रही है, उस पर आप ध्यान देंगे तो आपको फिर ये लगेगा कि भाजपा किसी को भी कोई चीज़ मुफ्त में नहीं देती है। उनको जितना उससे मिलने की उम्मीद रहती है या मिल चुका होता है, उसका इनाम देती है।
तो मुझे नहीं लगता है। अच्छा, दूसरी बात, कर्पूरी ठाकुर के बेटे के नाम पर अगर रामनाथ ठाकुर को देते भी हैं तो इससे बड़ा वोट वर्ग आकर्षित नहीं हो सकता है। रामनाथ ठाकुर जिस समुदाय से आते हैं, कर्पूरी ठाकुर की जो लार्जर अपील थी, मास अपील थी, वो रामनाथ ठाकुर की वो अपील नहीं है। तो कोई लार्जर अपील वाले नेता को बीजेपी राज्यसभा के लिए, माफ करिए, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाती है तो उसके लाभ उसको मिल सकते हैं। रामनाथ ठाकुर का जो मतदाता वर्ग है वह भी नहीं है, खुद राज्यसभा में है। लोकसभा कुछ मर्तबा उन्होंने जीता जरूर है, लेकिन उस तरह की मास अपील उनकी नहीं है। जिस समुदाय से आते हैं, नाई समुदाय से, बार्बर कम्युनिटी से, उसका मत प्रतिशत कितना है बिहार में? तो बीजेपी अगर इन सारे आंकड़ों को ध्यान में रखेगी तो मुझे नहीं लगता है कि रामनाथ ठाकुर अगले उपराष्ट्रपति होंगे हमारे। तो फिर इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है मनोज सिन्हा जी का, क्योंकि मनोज सिन्हा तो पूरे पूर्वांचल का ही एक बड़ा चेहरा है। और जब जम्मू कश्मीर को अलग दर्जा वहाँ से दिया गया था, तब से ही, जब उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ तब योगी आदित्यनाथ से पहले उनको सीएम बनाने की चर्चा भी काफ़ी रही थी। उसके बाद से उनको उपराज्यपाल बना दिया गया। अब मुझे लगता है कि फिर तब उन्हें उपराष्ट्रपति बना के सुशोभित किया जाएगा। मनोज सिन्हा दरअसल एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, और बीजेपी के लिए जितना काम उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया है उतना शायद कोई अन्य व्यक्ति होता तो नहीं कर पाता। और बहुत ही सफाई के साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की जो नीति थी उसको इम्प्लीमेंट किया है। न केवल केंद्र सरकार बल्कि पार्टी के तौर पर भी भाजपा जो चाहती थी वो उसको सफलतापूर्वक उन्होंने कश्मीर में किया है। मनोज सिन्हा ने जब कश्मीर में ये सारी चीज़ें की है तो ये ध्यान रखिए कि कश्मीरी आवाम का भी उनको साथ मिला है। तो सामंजस्य बिठाने में बहुत ही माहिर है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा अच्छे दावेदार भी हो सकते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, और काफ़ी योग्य भी हैं, आईआईटी से निकले हैं। हालांकि ये कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, लेकिन मनोज सिन्हा की लोकप्रियता तो है। हाँ, लोकप्रियता है, अच्छे उम्मीदवार भी हैं, लेकिन मनोज सिन्हा की जो उम्र है और जो उनका एम्बिशन है उसमें उपराष्ट्रपति का जो पद है वह फिट नहीं बैठ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। मनोज सिन्हा की एम्बिशंस अगर आपको पता हो तो पहले ये था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुझे लगता है अभी पॉलिटिक्स में एक्टिव रहने के उनके पास काफ़ी समय है। उपराष्ट्रपति जैसे सन्टिंग पोस्ट में वो जाने के इच्छुक नहीं होंगे। हालांकि अगर कहा जाए तो मना भी नहीं करेंगे, पार्टी मैन रहे हैं, आज तक पार्टी ने उन्हें जो भी कहा है वो सब कुछ किया उन्होंने उनको ऑफर करे तो शायद करेंगे भी। और जो समीकरण है सत्ता का, उसमें देखिए अभी राष्ट्रपति जो हैं आदिवासी समुदाय से आती हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, कल भी इस बात की हमने चर्चा की थी। लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो वैश्य हैं, और मनोज सिन्हा सवर्ण समुदाय से आते हैं, भूमिहार हैं। और पिछली बार बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी जो चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, वहाँ पर भूमिहारों की आलोचना झेलनी पड़ी थी बीजेपी को, और भूमिहार वोट छिटकने का भी डर था। इसलिए तेजस्वी यादव ने देखा होगा फ्रंट फुट पे आके A to Z का नारा दिया था। तो उन तमाम खांचों में मनोज सिन्हा फिट जरूर बैठ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि जो उनकी उम्र है और जो उनकी राजनीति रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी अपने एक ऐसे आक्रामक तेवर वाले, सूझबूझ वाले नेता को अभी ही उपराष्ट्रपति पद पर भेजेगी। मतलब आपके मुताबिक मनोज सिन्हा का करियर और एम्बिशन अभी कुछ और है जो उपराष्ट्रपति में फिट नहीं बैठता है, जिसकी वजह से अभी शायद वो इस क्राइटेरिया में एलिजिबल नहीं बैठ रहे हैं। हाँ, एलिजिबिलिटी की बात नहीं करेंगे, एलिजिबल तो वो हैं, कोई भी हो सकता है जिसको केंद्र सरकार मतलब चाहेगी। एम्बिशन क्योंकि ज्यादा है इससे, इसलिए बिल्कुल ठीक है। तो मेरे जहन में एक और नाम है, शायद थोड़ा ऑड वन है बट नाम तो है, शशि थरूर का। भाजपा के साथ सटे हुए हैं, आए दिन अपनी पार्टी से ज्यादा भाजपा के समर्थन में वो दिखाई पड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कसीदे पढ़ते रहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफें पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं। तो क्या उनके नाम की चर्चा? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, बीजेपी किसी को उतना ही देती है जितना इन्हें वापस मिलने की उम्मीद रहती है। शशि थरूर डेफिनेटली एक अच्छा नाम है, और सबको ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद शशि थरूर बीजेपी के गुड बुक में हैं। ऑलरेडी उन्होंने सरकार की प्रशंसा की है, प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है, रिप्रेजेंट भी किया है, हाँ, विदेशों में रिप्रेजेंट भी किया है, तमाम चीजें हैं। और इस ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इनफैक्ट उन्होंने बीजेपी का लाइन पढ़ना शुरू कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर तो छोड़ दीजिए,
शशि थरूर कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ इस बार अभी जस्ट कुछ दिनों पहले इतना हार्ड लाइन लिया था इमरजेंसी को लेकर के। तो ये तमाम चीजें जब देखते हैं तो लगता है कि शशि थरूर अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। लेकिन अब ये बताइए, आप ये बताएं कि बीजेपी शशि थरूर को क्यों बनाएगी उपराष्ट्रपति? उसका कारण हो सकता है कांग्रेस का जो एक बड़ा वोटर बैंक है, कांग्रेस का कुछ तो वोट है ही बिहार में, तो वो वोटर बैंक अपने आप पे आकर्षित नहीं, कांग्रेस का अगर वोट बैंक होगा भी तो केरल के शशि थरूर का बिहार में क्या जनाधार होगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखिए, अगर शशि थरूर उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं या बीजेपी उनको उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है तो पहले तो शशि थरूर को अपनी पार्टी बदलनी होगी, पार्टी बदल के यहाँ आना होगा। वो तो हाँ। ठीक है, पार्टी बदल लिया, मान लीजिए कि शशि थरूर अपनी पार्टी बदलते हैं और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनते हैं, तो इससे बीजेपी को क्या लाभ होगा? उल्टा अगर शशि थरूर बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी उनका इस्तेमाल केरल में कर सकती है। आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि केरल में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं। अगले साल जिन 5 राज्यों का चुनाव, 5 विधानसभाओं का चुनाव होना है, उसमें केरल विधानसभा भी है। शशि थरूर अगर किसी प्रकार के अस्त्र हो सकते हैं बीजेपी के लिए तो केरल में हो सकते हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी अभी से केरल साधना शुरू कर रही हो, क्योंकि आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ था बीजेपी तब से ही बिहार साधना शुरू कर दी थी। नहीं, बीजेपी तो 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन शशि थरूर को उपराष्ट्रपति बनाकर केरल कैसे साधेगी बीजेपी? वो तो ग्राउंड पर ही नहीं रहेंगे। तो फिर तो यही है कि आप अपने सबसे अच्छे योद्धा को, जो आपके कैंप का बेस्ट वॉरियर हो सकता है, उसको आप मैदान से दूर कर रहे हैं। तो मुझे इसलिए नहीं लगता है, अगर बीजेपी में आते भी हैं शशि थरूर तो बीजेपी उनका इस्तेमाल केरल में ज़्यादा करेगी बनिस्पत उपराष्ट्रपति पद के। तो मुझे शशि थरूर की भी संभावना बहुत कम लगती है और शशि थरूर को बना करके बीजेपी दरअसल अपना एक अच्छा मोहरा खो देगी। शशि थरूर को जो उनकी जो एक्सपर्टीज है विदेश मामलों को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो अच्छे ऑरेटर रहे हैं, तो एक संवैधानिक दायरे में बंध जाएंगे शशि थरूर, तो इतनी सारे ओपनली बीजेपी के लिए कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी शशि थरूर को भी उपराष्ट्रपति बनाएगी। तो आप इन तीनों बड़े चेहरों को और बड़े नामों को फिलहाल के लिए तो नकार रहे हैं। खैर, राजनीति है, देश है, संविधान है, कुछ भी हो सकता है, बट अभी के हिसाब से आप कह रहे हैं कि ये नहीं है। तो फिर आप कुछ नाम दीजिए जो आपको लगता है कि हो सकता है। मेरे नाम देने से अगर हो जाएगा तो सबसे पहले मैं अपना नाम भेज दूंगा। पर हम कुछ तो नाम ऐसा कहें जिससे हमारे पास कुछ तो रहे भविष्य के लिए। देखिए, 2 लोगों के नाम फ्रंट रनर्स के तौर पे मैं ले सकता हूं, और मैं एक बार डिस्क्लेमर यहाँ पर और ऐड करता हूं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ मेरा आकलन है। बिहार की राजनीति को, देश की राजनीति को और भाजपा की कार्यशैली को मैं जितना समझ पाया हूं उसके आधार पर मैं एक आकलन कर रहा हूं, एक अपने विचार रख रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि इस वजह से अमुक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं उम्मीदवार, इस वजह से हो सकते हैं। जो मुझे 2 प्रमुख दावेदार लगते हैं, दोनों का संबंध बिहार से है। एक आरिफ मोहम्मद खान जो अभी बिहार के मौजूदा राज्यपाल हैं, और दूसरे हरिवंश नारायण सिंह जो बिहार से तो नहीं है, तो हालांकि यूपी से, लेकिन बिहार उनकी कर्मस्थली रही है, कर्मभूमि रही है, और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति भी है। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब भाजपा और जेडीयू का गठबंधन टूट गया था तो इनके बीच में हरिवंश ही ब्रिज का काम कर रहे थे। बिल्कुल, फेविकॉल की तरह बन के उन्होंने दोनों पार्टियों को एक साथ जोड़ा था। तो आज का हमारा डिस्कशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप हमें ये भी बताएं कि इसके अलावा किसका नाम आपको लगता है जो उपराष्ट्रपति की रेस में सबसे आगे है, या हमारे देश का अगला उपराष्ट्रपति बन सकता है। और आपके हमारे जो हमने 3 नाम लिए जिनका हमने नकार दिया कि शायद वो ना हो, कि आपको उनमें से कोई नाम ऐसा लगता है कि वो बन सकते हैं, तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.